Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of this chapter structure of atom। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर का ये आई थिंक 14th लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद में इससे पहले हम इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सी बातें देख चुके हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिकैप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, सबसेल्स, इनके बारे में। ठीक है, अब ये जो सबसेल्स होते हैं या जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका जो एनर्जी का जो वैल्यू होता है या इनकी एनर्जी कितनी होती है, कैसे होती है, इनको डिसाइड करने के लिए जनरली जो है हम जो क्वांटम नंबर हम यूज़ करते हैं या जो क्वांटम नंबर इसके लिए यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें मालूम है। ये हमने लास्ट जो क्लास था हमारा लास्ट क्लास था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होता है तो उसका जो एनर्जी है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है तो उस कंडीशन में उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है या एनर्जी उसकी मिनिमम होती है। ठीक है, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, तो उसका एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही हमें अप्लाई करना है, और इसी के बेसिस पे हम जो अपने ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, उन सभी ऑर्बिटल्स के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके बाद में क्या होता है। अगर हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर की बात करते हैं तो देखिए 1s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, और अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के पास में जो सेल होता है या जो ऑर्बिटल होता है उसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसलिए 1s ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद में सेकेंड जो है वो है 2s और 2p, इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या हाइड्रोजन एटम के लिए। करेक्ट, ये जो ऑर्डर है ये किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इसके बाद में आता है 3s की एनर्जी इक्वल होती है 3p की एनर्जी इक्वल होती है 3d के। ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, ऑल ऑफ दे हैव इक्वल एनर्जी। ओके, इसके बाद में जो आपका आता है नेक्स्ट 4s के इक्वल होती है 4p के, 4p की इक्वल होती है 4d एंड 4d की इक्वल होती है 4f के। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन दिस वे। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर हम फिगर 2.16 के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, फिगर 2.16 के अकॉर्डिंग अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ जो है वो एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम में जो है एनर्जी सबसे कम है, दैट इज़ मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या होता है, देखिए मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में होती है। फर्स्ट जो है ये 1s ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल के लिए एनर्जी का लेवल ये है। सेकेंड जो है ये मान लीजिए यहाँ पर 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, और इसी के साथ में 2p ऑर्बिटल भी है, 2p ऑर्बिटल या 2p के जो p ऑर्बिटल सब सेल होता है उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 2p। नेक्स्ट इसके बाद में जो लेवल आता है वो है 3s के साथ में 3p और 3p के साथ में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं जो 3d बोलते हैं जिनको, और ऐसे ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो इनका ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है,
एक ही क्वांटम नंबर के लिए, फॉर द सेम क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम क्वांटम नंबर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करते हैं तो सेम होती है, लेकिन बाकी के जो हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती हैं या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो होते हैं उनके लिए इनका जो लेवल है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हम देखेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1s ऑर्बिटल जो होता है, हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम। एंड ये जो हाइड्रोजन एटम का सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है 1s में होता है। 1s जो ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, सबसे पास में होता है। दैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन बोली जाती है। दिस इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। ठीक है, और ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्राउंड स्टेट। अगर हम इस एनर्जी, इस वाले जो वर्टिकल प्रोफाइल का जो डायग्राम है इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो 1s वाला जो ऑर्बिटल है, 1s वाला जो ऑर्बिटल है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी देते हो, उस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देते हो तो वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, एनर्जी गेन करके ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर एनर्जी जो लेवल्स होते हैं उनके अंदर चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है। और ये जो हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं ये सब के सभी क्या बोलते हैं, इनको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। यानी कि ग्राउंड स्टेट के अलावा जितने भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट होते हैं। और जहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इस केस में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अगर ऐसी हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ जो एनर्जी का जो लेवल होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ जो एनर्जी का लेवल होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है। किसके लिए? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो होते हैं उनके लिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, जो किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो एनर्जी होती है S, P, D, F और आगे और भी जितने भी सब सेल्स होते हैं उनके लिए, तो वो जो एनर्जी होती है वो सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। और ये जो होता है इसमें, ये इसका रीज़न क्या होता है कि सबकी अलग अलग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिपल्शन बिटवीन और रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मीनिंग क्या हुआ इसका कि मल्टी इलेक्ट्रॉन का जो एटम होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसका भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिटरमाइन करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, वाई डज दिस सो हैपन? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन के केस में देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके पास प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो एक ही टाइप का इंटरेक्शन होता है, एक ही टाइप का इंटरेक्शन होता है। और इस टाइप का जो इंटरेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव नेचर का। क्या बोलते हैं इसको हम? अट्रैक्टिव नेचर का इंटरेक्शन। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट आता है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए तो वहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ पर रिपल्सिव इंटरेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस होते हैं ये और जो आपका अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होते हैं ये, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो उस पर्टिकुलर एटम के लिए एनर्जी की जो वैल्यू होती है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में
So far we have discussed about two types of interactions in a multi-electron atom. Okay, एक होता है रिपल्सिव इंटरेक्शन और एक होता है अट्रैक्टिव रिपल्शन. अब किसी भी एटम का जो स्टेबिलिटी होता है, किसी भी एटम का जो स्टेबिलिटी होता है वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. मीन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द रिजल्टेंट interaction that is due to presence of many electrons in an atom. Okay, in general क्या होता है कि जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का आउटर शेल के अंदर वो इनर शेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, बाहर के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस होता है अंदर के सेल से रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस जो होते हैं दूसरी तरफ जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसका वैल्यू इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी एलिमेंट का जो किसी एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कब होता है? जब उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. तो जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने पर उसका जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है. ठीक है, इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले होते हैं वो क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इतना इफ़ेक्टिवली क्या नहीं कर पाते हैं, उसको फील नहीं कर पाते हैं. और इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं सील्डिंग या स्क्रीनिंग. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. अब देखिए इसको कैसे हम फील करते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं. सील्डिंग एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सील्डिंग क्या होता है या स्क्रीनिंग क्या होता है. ठीक है, और एग्ज़ाम में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछा गया है. ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है देखिए बोर्ड पे सभी लोग. ये है आपका न्यूक्लियस, एक एटम है और इस एटम के लिए हमने मान लीजिए एक ऐसा सर्कुलर पाथ वाला डायग्राम इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया. हम जानते हैं कि ये जो डायग्राम है ये गलत है, करेक्ट. हमें मालूम है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो इसको डिनाई करता है. यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन लिया, फर्स्ट जो है n=1 के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिया. उसके बाद में n=2 जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो यहाँ पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिया. अब देखिए यहाँ पर जो बाहर वाला है आउटर मोस्ट सेल है, ये जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस के साथ में जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस के पास में जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन है उनका इंटरेक्शंस ज़्यादा होता है, यानी कि इनका इफेक्ट. और यहाँ पर ये जो इफेक्ट होता है न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उतना ये आउटर मोस्ट के जो सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नहीं हो पाता है. यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, एक प्रकार की स्क्रीन का फॉर्मेशन कर देते हैं. किसके लिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए. तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है जो यहाँ तक आना चाहिए था, जितना होता है उतना आना चाहिए था, उतना यहाँ पर इनके पास नहीं पहुँच पाता है. या न्यूक्लियस का जो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जो अट्रैक्टिव जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो कम हो जाता है. तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? सील्डिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं. सील्डिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से. मान लीजिए आप क्लास के अंदर बैठे हैं या कहीं किसी जगह पे बैठे हैं और आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को या किसी को ताड़ रहे हैं या उसको देख रहे हैं. ठीक है, अब मान लीजिए आपके बीच में आपका टीचर आ जाता है, बीच में आपका जो टीचर आ जाता है तो क्या होता है, जिस स्टूडेंट को आप देख रहे हैं या जिसको आप ताड़ रहे हैं तो उसके बीच में ये जो ताड़ने का जो प्रोसेस है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है या कम हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्क्रीनिंग या सील्डिंग कहलाता है. ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस और दिस इज़ द फिनोमिना विच इज़ नॉन एज स्क्रीनिंग और सील्डिंग. ओके, तो सील्डिंग के लिए क्या होता है, आउटर मोस्ट जो सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर इनर मोस्ट जो सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्क्रीन का फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो
इफ़ेक्टिवली उनके ऊपर शो नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसके बाद में यानी कि जब इतना कुछ स्क्रीनिंग होने के बाद में भी अगर उसको कोई चार्ज या पॉजिटिव या फिर जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस फील हो रहा है, तो वो उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसको हम जनरली ZEF से ऐसे डिनोट किया जाता है। ZEF का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शील्डिंग के बाद में भी न्यूक्लियस जो होता है तो वहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं वो फिर भी वहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में इंक्रीज होता है। कब? जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे ये जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर ये रिपल्सन जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि जो इंट्रैक्शन होता है, एनर्जी का जो इंट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो जाता है? कम होता जाता है। कम कैसे होता है? विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ये जो इंट्रैक्शन है, वो एनर्जी का जो इंट्रैक्शन है वो कम होता जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए ये जो इंट्रैक्शन होते हैं, कौन सा? रिपल्सिव इंट्रैक्शन और अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, ये सब जो होते हैं वो उस शेल पे और उस ऑर्बिटल की जो शेप होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया कि जिस सेल में और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो एस ऑर्बिटल जो होता है हमारा, एस ऑर्बिटल जो होता है उसका जो शेप होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्पेरिकल होता है। एस जो ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल होता है। तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर कोई एस ऑर्बिटल में अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको क्या कर पाता है? उनको स्क्रीन कर पाता है या उनको सील्ड कर पाता है, अगर इसकी कंपेयर करें हम पी ऑर्बिटल के साथ तो, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर पी ऑर्बिटल का अगर आप कंपैरिजन करते हैं डी ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल होता है वो इफ़ेक्टिवली सील्ड कर पाता है। मीन्स p orbital the shielding effect of p orbital is more effective than that of the shielding effect of d orbital, and then the shielding effect of f orbital जो है वो क्या होगा? और उससे कम होगा। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्क्रीनिंग और सीलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है एस जो ऑर्बिटल होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है। इसके बाद में एस के बाद में पी के बाद में डी के बाद में एफ। आपके लेवल तक मीन्स इस लेवल तक आपको सिर्फ ये 4 ही ऑर्बिटल्स है, इनका या ये जो 4 सबसेल है इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वही उनका ही ऑर्डर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये नीट के अलावा जो आपका इसका इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस होता है JEE, उसमें भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार रखिएगा कि किसका सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। एस ऑर्बिटल जो होता है उसकी जो शेप होती है वो हमें पता है स्पेरिकल शेप होती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादातर समय मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रेजेंट नियर द
न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस, या यूँ बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा समय तक न्यूक्लियस के पास में रखते हैं विद रेस्पेक्ट टू p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और उनकी अगर हम कंपेरिजन करें d ऑर्बिटल के साथ तो वो और भी कम है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन से ऑर्बिटल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन का क्या उनका स्क्रीनिंग का ऑर्डर होता है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब किसी एक गिवन सेल के लिए अगर हम बात करते हैं, किसी एक गिवन सेल के लिए अगर हम बात करें, देखिए अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे अगर हम इनका ऑर्डर बनाते हैं तो हमें डायरेक्टली पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कर जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू इंक्रीज होता है वैसे वैसे एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप पर एजीमुथल क्वांटम नंबर को भी आप कंसीडर करते हैं, ओके। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है, चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, एजीमुथल जो क्वांटम नंबर होता है उसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर? एक तो ये बताना है, और एक तीसरा नाम और है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, तो वो भी आपको बताना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के दो और दूसरे कौन कौन से नाम होते हैं, ओके। व्हाट आर द अनदर और अदर नेम्स फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो जेड इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, करेक्ट। यानी कि यहाँ पर जेड इफेक्टिव का एक वो बताया गया है रिलेशन, ठीक है, कि जेड इफेक्टिव का जो रिलेशन होता है या जेड इफेक्टिव कैसे अफेक्ट होता है, ओके, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैनर, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के साथ में ज़्यादा स्ट्रांगली या टाइटली बाउंड होता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के, और पी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है विद रेस्पेक्ट टू डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, या सबसे कम होने का मतलब क्या है यहाँ पर, मोस्ट नेगेटिव, जो मोस्ट नेगेटिव होगी वो सबसे कम होगी, और जो पी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, एस से वैसे तो ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें नेगेटिव वैल्यू के बेसिस पे तो ये इंक्रीज होती है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल और फिर उसके बाद में डी ऑर्बिटल और उसके बाद में आगे डी के बाद एफ जी और जो भी है, ठीक है। चलिए, तो ये जो शील्डिंग जो होता है वो सभी ऑर्बिटल्स के सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसका जो एक्सटेंट होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी के कारण से क्या होता है कि जो सेम सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए एनर्जी लेवल जो होते हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का मतलब वो फाइनर लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं। जैसा कि हमने हाइड्रोजन एटम का जब हमने एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा था तो वहाँ पर उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रम था उसमें देखना था कि जो डबलेट्स और सिंगलेट्स, डबलेट्स और ट्रिपलेट्स जो बनते हैं, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट्स, वो किस लिए होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, ठीक है। तो उस समय जो हमने रीजन नहीं बताया था उसका रीजन ये है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में देखिए किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है किस फैक्टर पे, किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर तो आंसर आएगा ओनली स्मॉल n, करेक्ट, ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन किसी दूसरे एटम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं अदर देन हाइड्रोजन एलिमेंट, तो वहाँ पर आपको n और l इन दोनों के बारे में याद रखना है। n और l ये दोनों ही डिसाइड करते हैं, ये दोनों ही डिटरमाइन करते हैं द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके बाद में अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर हम इसको बोलते हैं, मैथमेटिकली अगर हम इसको बोलें तो मैथमेटिकली इसका मीनिंग ये होता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू कम होती है, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू यानी n और l का एडिशन सम जो होता है वो अगर कम है तो उसके लिए एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। यानी n प्लस l की वैल्यू कम तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है,
ठीक है। इसका जो यूज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका यूज़ जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका अच्छे से हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे n+l रूल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद में अगर मान लीजिए दो ऐसे ऑर्बिटल हो जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम हो, तो अगर किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सिमिलर हो या सेम हो, तो उस कंडीशन में हम जो कम n वाला है, ऐसा n जिसके लिए वैल्यू कम है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं या उसकी एनर्जी कम होती है, करेक्ट। तो n को पहले प्रायोरिटी देते हैं, और l की अगर हम बात करें तो अगर जैसे दो ऑर्बिटल है जिनके लिए n और l प्लस जो है दोनों का वो सेम है, तो उस कंडीशन में जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, या उसमें अपन जो है उसकी एनर्जी कम होती है, या ऐसा हम उसको मानते हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल 2.5 पेज नंबर 58 पे, टेबल 2.5 पेज नंबर 58 पे, ठीक है। और वो जो है उसमें आपको n+l रूल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छे से उसको शो किया हुआ है, ओके। फिगर 2.16 जो है वो बताती है आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो उनका एनर्जी का जो लेवल्स होता है उनकी ये बात करती है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर सेल के लिए जो अलग अलग सब सेल्स होते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, अगर आपका जो एटम है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो, करेक्ट। ये बात हम पहले यहाँ पे कर चुके हैं। ये सब जो डायग्राम था वो हाइड्रोजन के लिए है। इसके जो राइट हैंड में एक जो आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम और बनाया हुआ है वो किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए हमने बताया आपको कि ये सभी के लेवल जो हैं, ये 1s का लेवल है, ये 2s का लेवल है, ये 3s का लेवल है, या 3 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका लेवल है ये, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो सेम सब सेल्स होते हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर, जो सेम सब सेल्स होते हैं उनकी एनर्जी जेड इफेक्टिव के इंक्रीज़ करने पर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है। इसको आपको याद रखना है। पहले भी मैंने आपको बताया अभी कि जेड इफेक्टिव का जो है डिपेंडेंस एनर्जी का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें तो जो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो 2s ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए 2s ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो लिथियम के या किसी और दूसरे लिथियम के अलावा कोई दूसरा अगर एटम हो तो उसके 2s ऑर्बिटल की एनर्जी से हमेशा क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हो तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो स्क्रीनिंग का इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता है, ओके। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि एनर्जी का जो लेवल होता है, एनर्जी का जो लेवल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, टू द जेड इफेक्टिव, करेक्ट। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद में। तो अगर हम जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए नाम दे देगा और फिर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए उसका ऑर्डर पूछता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया कि 3p ऑर्बिटल है और इस 3p ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी जो होती है अलग अलग एटम्स एलिमेंट्स की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए उसने दे दिया बेरिलियम दे दिया, बोरॉन दे दिया, कार्बन और नाइट्रोजन, और फिर इनमें पूछता है कि इनका ऑर्डर बताइए कि इसके लिए जो 3p की एनर्जी होगी, E एनर्जी के लिए है, किसके लिए है, Be के लिए, और सभी के लिए 3p की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे कम किसके लिए होगी, सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी। तो अभी मैंने बताया था कि एनर्जी का लेवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के, जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा। तो इसका मतलब बेरिलियम के लिए जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी 3p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। और उसके बाद में बीच में कौन आएगा आपका, बेरिलियम के बाद में बोरॉन, बोरॉन के बाद में कार्बन, और कार्बन के बाद में नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन की जो है 3p ऑर्बिटल उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ओके। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में मुर्मू, देखना कितना टाइम हो गया।
रिकॉर्डिंग देखना कितनी हो गई बीच में, 30 मिनट का हो गया क्या? हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, ऊपर ऊपर दिखेगा। 32-33 हो गया ना, ठीक है। Okay, so in the next class we will be talking about the filling of electrons in orbitals of different atoms, ठीक है। और इसके अंदर हम बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसके अलावा वो प्रिंसिपल है, इसके अलावा आपका जो हुंड्स का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल होता है, और n+l जो रूल है आपका, अभी जो हमने बताया था आपको n+l रूल, इसकी भी हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।